Hello everyone, this is Mukesh Yaduvamshi. We are going to discuss today nuclear fission and nuclear fusion reaction. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखेंगे। इस न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन के कारण न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है। और आपको बता दें, एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वर्किंग है वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे बेस्ड है। तो ये हम बात यहां पे देखेंगे कि कौन सा बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में से एटम बॉम्ब या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब, कौन ज्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, क्यों होता है और कितनी एनर्जी इसमें से रिलीज होती है फ्यूजन में और फ्यूजन में। राइट, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स कम ऑन द टॉपिक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है? एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होता है एक हैवी न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो स्प्लिट होता है 2 या 3 छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और उसके साथ वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हैवी न्यूक्लियस होता है या डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का, फिजन रिएक्शन होता है, उसमें से 2 ही स्मॉल न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ओके, और उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स का इमिशन होता है। उसके साथ क्या होता है? सम एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम देखेंगे, क्या लिखेंगे? द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज, द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन is the phenomena of splitting, of a heavy nucleus into 2 or more lighter nucleus and also release neutrons and nuclear energy। राइट, तो क्या कहा हमने कि न्यूक्लियर फिजन जो है वो इसमें क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, लाइक थोरियम, यूरेनियम, ये सभी क्या होता है? स्प्लिट होता है छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस में। बात यहां पे रही कि मोस्टली 1000 फिजन में मैक्सिमम ज्यादा जो है 1-2 फिजन ही ऐसा होता है जो क्या होता है? 2 से ज्यादा 3-4 न्यूक्लियस बनाते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियस। लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्यूजन क्या होता है? फिजन क्या होता है? बाइनरी होता है। बाइनरी बोले तो एक यूरेनियम के टूटने से, स्प्लिट होने से 2 स्मॉलर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी बोले तो 2। ये बातें समझ आ गया? तो यहां पे इसमें क्या होता है? अगर एक यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है तो बेरियम और क्रिप्टन का फॉर्मेशन होता है, और मोस्टली 3 न्यूट्रॉन्स उसमें से इमिट होता है, और सम एनर्जी इवॉल्व होता है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी हम कहेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी यहां पे इवॉल्व होता है। देखेंगे कि कितना इवॉल्व होता है, क्यों होता है, देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या, यूरेनियम 235, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और यूरेनियम मास नंबर 235 अगर लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? एक न्यूट्रॉन्स को इसमें स्ट्राइक कराते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अगर इस पे स्ट्राइक किया तो इसको क्या कहते हैं? एनर्जी को, रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम इसको हम इनिशिएट करते हैं। कैसे इनिशिएट करते हैं? एक न्यूट्रॉन को इस पे बम्बार्ड करते हैं, स्लो मूविंग, मॉडरेटली मूविंग न्यूट्रॉन्स को इस पे हम स्ट्राइक करवाते हैं, और स्ट्राइक होने के बाद ये क्या बनता है? बेरियम और क्रिप्टन के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में बन जाता है, और इसका एटॉमिक
मास नंबर हो जाएगा 144 और क्रिप्टन का फॉर्मेशन होगा और इसका एटॉमिक नंबर 36 होगा और इसका जो मास नंबर होगा हो जाएगा 89 और ये बनाएगा क्या 3 न्यूट्रॉन्स प्लस क्यू वैल्यू बोले तो क्या क्यू वैल्यू क्या है एनर्जी है। बात समझ आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एनर्जी जो होता है ये कितना रिलीज होगा। तो सबसे हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ, राइट ना, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं क्या पेरेंट न्यूक्लियस और ये जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, राइट। और ये क्या है 3 न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज हुआ यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है यूरेनियम का जो है मास है वो इन दोनों के मास से, ये तीनों के मास से क्या हो जाएगा ज्यादा होता है। और इस ज्यादा होने क्यों होता है तो हम जानते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से टोटल मास प्लस एनर्जी कंजर्व होता है। तो अगर इसमें से इन तीनों का मास है और कुछ अगर एनर्जी यहां से इवॉल्व हुआ है, निकला है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब क्या है इसका कुछ मास घट गया और वही मास क्या हुआ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे बेस्ड होता है कौन, इसी प्रिंसिपल पे वर्किंग होता है कौन, कहते हैं कि एटम बॉम्ब इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ओके, उसमें क्या होता है बहुत सारे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का होता है। एटम बॉम्ब में बहुत सारे न्यूक्लियस जो होता है एक साथ फिजन होता है जिसके कारण ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होता है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे रेडिएशन, हजार्डस रेडिएशन कह सकते हैं कि हार्मफुल रेडिएशन इमिट होता है, राइट। इस एनर्जी के फॉर्म में जो पार्टिकल्स और फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा जाता है। ये बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि एनर्जी कितना इवॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी जो इवॉल्व होता है वो लिखेंगे मास ऑफ यूरेनियम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या मास ऑफ यूरेनियम, यहां से यूरेनियम का मास मतलब इन तो तीनों का मास का अगर हम करेंगे इन दोनों के मास का सब्ट्रैक्शन की बात कर देंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का मास लिख देते हैं। और ये क्या है अल्फा है, ये नहीं न्यूट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस ये दोनों का मास जो है ना इन तीनों के मास के सम से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मास ज्यादा है तभी तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, खर्च हो गया, खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया, गया कहां एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से देखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे मास ऑफ बेरियम लिख देता हूं मैं और इसको लिखेंगे मास ऑफ क्रिप्टन लिख देते हैं और प्लस क्या 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इस साइड भी लिख देंगे। इन दोनों को अगर देखा जाए और इसको अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एनर्जी इवॉल्व होगा किसमें, कहेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में इतना एनर्जी इवॉल्व होगा। किसी भी तरह के डिसइंटीग्रेशन में एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है किससे, डॉटर न्यूक्लियस के मास से। इसका जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा और डॉटर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा ज्यादा होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका ज्यादा होगा। लेकिन मास की बात करें तो जितने सारे प्रोडक्ट में डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है सभी के मास का सम अगर करें तो वो पेरेंट न्यूक्लियस के मास से कम होगा क्योंकि उसमें से कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया रहेगा। ये बातें सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मतलब एक फ्यूजन हुआ, उसके बाद उसके कारण दूसरा फ्यूजन हुआ, तीसरा फ्यूजन हुआ तो इसको कहेंगे सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बात समझ आ रहा है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, कैसे स्टार्ट किया, एक न्यूक्लियस एक यहां से न्यूट्रॉन इस पे स्ट्राइक करा के बम्बार्ड करा के इसको क्या कर दिया फ्यूजन करा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स आगे 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करेगा, फ्यूजन करेगा, उसके बाद
वो 3 फिर से 3 3 3 करेगा 9, उसके बाद फिर से 27 81, इस तरह से ये क्या होगा, न्यूक्लियर चेन अनकंट्रोल रिएक्शन इसको कहेंगे, जिस जो फेनोमेना न्यूक्लियर या फिर कहेंगे कि एटम बॉम्ब के फॉर्मेशन में या उसके वर्किंग में जो फेनोमेना यूज होता है उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये बातें समझ आ गया यहां तक। तो इसमें देखेंगे, इसमें हम बातें करते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है सेल्फ सस्टेन्ड है या नहीं है, राइट। ये कंट्रोल चेन रिएक्शन है या अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, इन सभी के को समझने के लिए एक नंबर है, एक वैल्यू है, उसको कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में हम देखेंगे क्या, रिप्रोडक्शन फैक्टर और क्या पढ़ेंगे इसमें, कहेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, यूरेनियम यहां पे कहेंगे रिप्रोडक्शन फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर होता क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर अलग अलग स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है, अलग अलग स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, तो एक स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में या कहेंगे एक जनरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन में या फिर क्या कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में कितना ज्यादा न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ और दूसरे में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, किसी एक जनरेशन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन और उसके प्रीवियस जनरेशन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के फॉर्मेशन का रेशियो को कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन फैक्टर, क्योंकि वही न्यूट्रॉन्स फर्दर फ्यूजन के लिए इनिशिएट करता है अलग और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ हैवी न्यूक्लियस को। बातें समझ आ गया, तो कहेंगे द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन, या फिर लिखेंगे इन एनी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन to the number of neutron produced in the previous generation of the fusion reaction is called a reproduction factor. रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब इसको पता कैसे करेंगे, ये है क्या अभी, तो ये ज्यादा क्लियर कहां होगा, अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है। क्या कहा हमने कि जैसे एक यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ, 3 न्यूट्रॉन बना, 3 न्यूट्रॉन जाके 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट किया, फिर से वो 3 करके क्या किया, न्यूट्रॉन इमिट किया, और वो न्यूट्रॉन फिर से आगे जाके क्या करेगा, फ्यूजन रिएक्शन कराएगा। तो किसी एक जनरेशन का क्या मतलब है, ये एक जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 1 न्यूट्रॉन्स है, उसके बाद कितने न्यूट्रॉन्स बने, 3, ये 3 कितने न्यूट्रॉन्स कितने न्यूक्लियस से जाके मिलेगा या फिर डिसइंटीग्रेट करेगा, फ्यूजन करेगा, कहेंगे फिर से 3, और उस 3 फ्यूजन में 9 न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। तो 9 न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा, वो फिर से 9 रिएक्शन करेगा, 9 फ्यूजन करेगा, और उसको 9 या 27 क्या हो जाएगा, रिएक्शन फिर से बन जाएगा। तो यहां से 27 क्या बनेगा, कहेंगे न्यूट्रॉन्स बनेगा, और उससे आगे 81, इस तरह से इसको क्या कहेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी को लिख लेना है, इसको क्या करके, पॉज करके। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में पूछना है। अगर किसी भी तरह का
सुझाव है, सजेशन है, तो आप बिल्कुल किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, किसी कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम फिर से क्या करेंगे, वहां पे आपके जरूरत के हिसाब से वीडियो का फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे। ओके, लेक्चर बना देंगे, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान देना है क्या, अगर देखेंगे चेन रिएक्शन कहते हैं, होता क्या है एक्चुअली, यूरेनियम, जैसे एक यूरेनियम है, यहां पे कहेंगे ये यूरेनियम है 235 यूरेनियम है, यहां से एक न्यूट्रॉन्स इससे मिला, कोलाइड करा, और हम यहां से देखते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन वो और ज्यादा फ्यूजन के लिए क्या इमिट करेगा, 3 न्यूट्रॉन्स का इमिशन होगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा बताओ, 3 न्यूट्रॉन्स इमिशन करेगा, और ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेगा, आगे 3 यूरेनियम से, अब मैं यहां पे सिर्फ यू लिख रहा हूं, 235 खुद से समझ लेना है, ठीक है। और यहां से ये आगे जाके फिर से क्या करेगा, आगे जाके ये 3 फिर से यूरेनियम से जाके क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन के लिए या फिर कहेंगे फ्यूजन के लिए, आगे 3 का न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता जाएगा, और ये क्या करेगा, आगे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन करता जाएगा। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो आगे फिर से क्या करेगा, ये 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को क्या करेगा, फ्यूजन रिएक्शन करवाएगा, उसको बेरियम और क्रिप्टन कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। इस तरह से देखो, किसी भी एक जनरेशन का अगर आप बात करो, उसके प्रीवियस जनरेशन की रेशियो यहां पे देखो तो वो होता है 3। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर यहां पे कितने आ गए, रिप्रोडक्शन फैक्टर आ गए 3। देखिए कैसे आ गए रिप्रोडक्शन फैक्टर 3, यहां पे देखिए कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 1 न्यूट्रॉन्स है। उसके बाद यहां से जो बनाना, ये जो गया ये क्या है, न्यूट्रॉन है, तो कितने न्यूट्रॉन बने, 3। और इसको कहेंगे 1 स्टेज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, या कहेंगे 1 जनरेशन, अ जनरेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। यहां से ये 3 फ्यूजन फिर से हुआ, 3 यहां से न्यूट्रॉन, 3 यहां से न्यूट्रॉन, 3 यहां से न्यूट्रॉन निकले, कितने न्यूट्रॉन निकले, 9। आगे कितने फ्यूजन कराएगा, ये 9 फ्यूजन करेगा, उससे कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 27। आगे वो कितना फ्यूजन कराएगा, 27, ठीक है, और 27 से कितने निकलेंगे, 81। इस तरह से आप 3 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मिलता जाएगा कि आगे वाला जनरेशन में कितना न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, या कितना यूरेनियम न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसको बच्चों कहेंगे क्या, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे एटम बॉम्ब में जो होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, एक बार फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो धड़ 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 फ्यूजन स्टार्ट होता है, पूरा फ्यूजन होता है, और बहुत ज्यादा फ्यूजन होता है एक्चुअली, और फ्यूजन होने के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम बॉम्ब इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बात समझ आ गई। यहां पे हम देख लेंगे, इसको हम कहते हैं क्या, यहां से हमने कहा कि रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, इसके आगे भी ये बनता ही रहेगा। बात समझ आ रहा है, इसके आगे भी ये क्या करेगा, फ्यूजन होता रहेगा। कब तक, जब तक जितने सारे फ्यूजन या फिर फ्यूजनेबल मटेरियल है, यूरेनियम है, तब तक वो क्या होगा, फ्यूजन होता रहेगा। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन कहेंगे, सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है, खुद से जिंदा रहना। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब एक बार आपने इनिशिएट कर दिया यहां से, उसके बाद ये खुद से चलता रहेगा, इसको और कोई नहीं चलाएगा, ठीक है ना, खुद से चलता रहेगा। इसको क्या कहेंगे, सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और रिप्रोडक्शन फैक्टर डिफाइन करता है कि न्यूक्लियर चेन है, चेन रिएक्शन है या चेन रिएक्शन नहीं है। इस बात को यहां से हम पता कर सकते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर से। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होगा, देखिए तो रिप्रोडक्शन फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए क्या लिख देंगे, किसी एक जनरेशन में लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 ठीक है ना। यहां से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पहले जनरेशन में कितना 3, तो एक जनरेशन में कितना न्यूट्रॉन 9,
पिछले जनरेशन में कितना 3। तो ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे आया, क्या आया 3 आया। जब रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो हम कहेंगे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। क्यों कहेंगे? क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह से बढ़ता ही रहेगा। अगर इस तरह से बढ़ता रहेगा तो ये क्या हो गया? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। इसमें एनर्जी जो रिलीज होगा वो एनर्जी में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमें खाना बनाना है, कुकिंग के लिए एनर्जी, तो हमारा वहां पे रेगुलेटर होता है कि नहीं? हम रेगुलेट करते हैं कि एनर्जी की भाई हमें इतना ही एनर्जी चाहिए, नहीं तो खाना जल जाएगा, राइट? तो हम उसको रेगुलेट कर पाते हैं। यहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है भाई। एक बार आपने स्टार्ट किया तो बस स्वाहा, सारे खत्म हो जाएंगे, तब तक ये जलते रहेंगे। इन चीजों को आप यहां से देख सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। अगर रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 होगा तो उसको कहेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कराते हैं। कंट्रोल वे में एनर्जी हम इमिट कराते हैं ताकि उस एनर्जी को हम अपने पर्पस के लिए यूज कर पाए, राइट? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। अगर कंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब हुआ, सपोज करो कि एक न्यूट्रॉन अगर आके एक यूरेनियम से मिला और वहां से अगर 3 न्यूट्रॉन और बने, तो 2 न्यूट्रॉन को किसी तरह से क्या किया जाता है? कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। कहेगा कौन पकड़ेगा? इंसान पकड़ेगा क्या? नहीं, उसमें ऐसा सेटअप किया जाता है ताकि वो बाकी 2 न्यूट्रॉन्स को, कैडमियम रॉड, उसको कंट्रोल रॉड कहते हैं, उसको उसमें इंसर्ट किया जाता है ताकि वो जो फैक्टर है, ये रिप्रोडक्शन फैक्टर है, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ना होने दे। अगर रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 है तो कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन फैक्टर के की वैल्यू 1 से कम है तो वो क्या होगा? चेन रिएक्शन नहीं होगा और वो सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन नहीं होगा। कहेंगे क्यों? कहेंगे एक रिएक्शन सपोज करो कि 27 हुआ, तो बाद में बना कितना? 9, उसके बाद बनेगा कितना? 3, उसके बाद कितना बनेगा? 1, उसके बाद बनेगा 0। तो मतलब क्या? 3-4 स्टेज के बाद रिएक्शन हो गया खत्म। सेल्फ सस्टेन्ड हुआ क्या? नहीं। तो जब सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन नहीं हुआ तो ये चेन रिएक्शन हुआ क्या? नहीं। तो K की वैल्यू, रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से कम होता है, तब ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इट इज नॉट अ चेन रिएक्शन, इट इज नॉट अ सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। लेकिन अगर K की वैल्यू 1 होता है तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो ये एक्चुअली ये रिएक्शन जो है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है? एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा क्या है आपको? रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू है। ये बातें समझ आ रहे हैं? चलिए, तो यहां तक हम इस बातों को समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे क्या? यहां पे एक एक पॉइंट, एक एक लाइन हम यहां पे लिख देंगे। रिप्रोडक्शन फैक्टर का ध्यान रखेंगे नाम। रिप्रोडक्शन फैक्टर को कई बार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, के वैल्यू कहते हैं, ठीक है? और ये रिप्रोडक्शन फैक्टर से हम क्या बता सकते हैं? रिप्रोडक्शन फैक्टर से बता सकते हैं कि सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन है या नहीं है। ओके, तो लिखेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या बोला? बोला कि अगर K की वैल्यू या तो 1 हो और या 1 से ज्यादा हो, चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, कंट्रोल चेन और क्या? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो यहां पे हम कहेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, कहेंगे क्या? द सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन, सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन या न्यूक्लियर fission reaction which having, क्या लिखेंगे? which having the value of
of reproduction factor, either one or greater than one is called what? Nuclear chain reaction. Nuclear chain reaction. हमने कहा कि सेल्फ सस्टेन रिएक्शन एक बार इनिशिएट हुआ, उसके बाद फिर से इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से सस्टेन कर रहा है रिएक्शन अगर, तो कहेंगे क्या? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। उसके लिए के की वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या 1 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देंगे, लिखेंगे क्या? क्या लिख देंगे बताओ? लिखेंगे इफ रिप्रोडक्शन फैक्टर K is less than 1, then the reaction will not be a self-sustained reaction. Sustained reaction. And hence it will not be a chain reaction. कोई दिक्कत? हमने कहा अगर K की वैल्यू 1 से कम है तो ये सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन नहीं होगा, खुद जाके वो क्या करेगा? रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसको हम चेन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर K is greater than 1, इक्वल तो लिख देते पहले, इक्वल्स टू 1, then the reaction will be self sustained reaction. And this is also called control chain reaction. बोले तो कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या लिख देंगे बताओ? लिखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर K is greater than 1, then the fusion reaction will be self sustained reaction. क्या हो जाएगा? फ्यूजन रिएक्शन विल बी सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा? सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन हो जाएगा, और इसको कहेंगे क्या? सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन। एंड दिस reaction will be uncontrolled chain reaction. ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बताइए? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा। 3 बातें ध्यान रखना है इसमें। हैवी न्यूक्लियस
डिसइंटीग्रेट होता है छोटे न्यूक्लियस में तो कहते हैं क्या, फीजन। फीजन में एनर्जी इमिट होता है और एक टर्म्स है रिप्रोडक्शन फैक्टर, और रिप्रोडक्शन फैक्टर जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन वन स्टेज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन डिवाइडेड बाय प्रीवियस स्टेज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। इन दोनों का क्या है, रेशियो है। अगर किसी भी फ्यूजन में एक से या उसका ज्यादा होता है के की वैल्यू, तो यहां से इसी को हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर कह देते हैं। और रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू जब 1 से कम है तो चैन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड नहीं होगा। लेकिन अगर के की वैल्यू 1 के बराबर होगा तो सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन होगा, साथ ही साथ एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी रिलीज होगी या कांस्टेंट रेट से फ्यूजन रिएक्शन होता रहेगा। तो उस बेसिस पे उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन कहेंगे। अब आप बात आई नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन कहा कि इफ द वैल्यू ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर के इज ग्रेटर देन 1 देन फ्यूजन रिएक्शन विल बी सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन तो होगा ये, लेकिन उसी टाइम पे इसको क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन विल बी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट रेट से फ्यूजन नहीं होगा, कांस्टेंट रेट से एनर्जी नहीं निकलेगी। तो क्या होगा, बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, जो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन का कारण होगा। यही कारण है कि एटम बॉम्ब में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। तो हम कहते हैं एटम बॉम्ब इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल चेन रिएक्शन या फिर फ्यूजन रिएक्शन। बात समझ आ गई, यहां पे ये बातें हमें समझ आ गया। अब बात आई कि क्या हम इसको, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को, न्यूक्लियर एनर्जी को किसी पर्पस से काम कर सकते हैं, कि ऐसे कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है बहुत ग्रेट अमाउंट में अवेलेबल हो सकता है भी, लेकिन इसको यूज करना खतरों से खाली नहीं है। जैसे गैस को रेगुलेट करके अपन यूज करते हैं, इसका यूज करना मतलब अगर इसमें वेस्ट भी बचेगा तो हैजार्डस रेडिएशंस जैसे गामा फोटॉन्स या फिर और भी बहुत सारे क्या करेगा मतलब क्या कहेंगे, हैजार्डस या फिर कहेंगे कि हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करेगा जो हेल्थ पे असर करेगा। एक तो ये हो गया लॉन्ग टाइम प्रोसेस। दूसरी बात क्या हो गया, अगर रिएक्शन में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हुआ तो उसको यूज करने के बदले वो एनर्जी अपने को यूज कर लेगा। बातें समझ आ रहा है ना, बम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम इसको यूज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक भी क्या है, इंडिया में जितने पावर कंजम्पशंस हैं उसके 3% एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से मिलता है। बात समझ आए, न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनाया जाता है उतना 3% ऑफ टोटल कंजम्पशंस ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट। अब बात आई क्या, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन पे। ये क्या था, फ्यूजन था। नेक्स्ट विल चेक सी फ्यूजन रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, उसमें एनर्जी कितना लिबरेट होता है, रिलीज होता है। और अगर एनर्जी रिलीज होता है तो दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, फ्यूजन में या फ्यूजन में। तो अभी याद रखेंगे, बातों को समझेंगे कि फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉम्ब is working on the principle of uncontrolled fusion reaction. Okay, क्या बोला, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसका वर्किंग क्या है, अनकंट्रोल चेन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है। और फ्यूजन में एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो कहेंगे जो E बराबर mc² होता है ना, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E बराबर mc² होता है। तो हम कहते हैं, या हम नहीं कहते हैं, एक्चुअली ये फेनोमेना में क्या होता है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें टोटल एनर्जी, टोटल मास पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन का 0.66% मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ रहा है, 0.66% एनर्जी मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत कम मास लग रहा है कि सर ये तो 1% भी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द ग्रेट एनर्जी विद दैट विल बिकम्स, राइट ना। तो अगर हम फ्यूजन की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के फॉर्मेशन में जब जो प्रिंसिपल यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूजन में तो 0.09
परसेंट ऑफ जो टोटल मास फ्यूजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसका 0.09% मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां देखो 9 सते 63 7 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन बॉम्ब के फॉर्मेशन और डेंजरस होने के कारण तो उसको बनाया जाता है 1000 टाइम्स ज्यादा डेंजरस हाइड्रोजन बॉम्ब हो सकता है एटम बॉम्ब के रिस्पेक्ट में। अगर हिस्ट्री देखें तो एटम बॉम्ब का जो प्रेक्षण हुआ था, प्रैक्टिकली हुआ था, उसको कहीं पे अगर गिराया गया था तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो दो एटम बॉम्ब का मतलब वहां पे गिराया गया था। ठीक है, ये बातें हिस्टोरिकली सबको पता होगा। तो यहां से हिरोशिमा और नागासाकी और हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कभी भी अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है, कभी कहीं पे किसी पे गिराया नहीं गया है। हाइड्रोजन बॉम्ब जब लोगों ने या फिर किसी कंट्री ने दूसरे पे छोड़ दिया तो बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि वो एटम बॉम्ब के रिस्पेक्ट में 1000 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होता है। यू कैन इमेजिन, जस्ट इमेजिन, राइट। तो इमेजिन आप कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्यों होता है हाइड्रोजन बॉम्ब ज्यादा डेंजरस? क्योंकि कहेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड fusion reaction. In fusion reaction 0.66% of the total mass of nucleus involved in the reaction will convert it into energy, but in fission reaction 0.09% of the total mass involved in the fission reaction is converted into the what? Energy. So you can say, see, तो 0.66% is very greater than that of 0.09% of mass in the converted into energy in the fusion reaction. So फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, फ्यूजन में एनर्जी कम रिलीज होता है। फ्यूजन रिएक्शन के बेसिस पे हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है और फ्यूजन के बेसिस पे एटम बॉम्ब काम करता है। इसीलिए वर्किंग ऑफ hydrogen bomb is fusion and atom bomb is fission. So hydrogen bomb can be more dangerous, very large, very high amount of dangerous than that of fission reaction. Okay, ये बातें समझ आ गया। चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे और क्या कहेंगे। चलिए, अब बात हमने कर लिया, बहुत सारी बातें कर लिया कि फ्यूजन को हमने समझ लिया। फ्यूजन को देखेंगे, लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? कहते हैं कि दो छोटे न्यूक्लियस, जो बहुत छोटे न्यूक्लियस हो तो वो भी अनस्टेबल होते हैं। छोटे न्यूक्लियस कंबाइन करके बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और जब वो बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है ना, उसमें से कुछ मास का लॉस हो जाता है, मास डिफेक्ट हो जाता है। और जितना मास डिफेक्ट होता है ना, उतना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मास अप्रोक्सीमेटली 0.66% होता है। चलिए देखेंगे द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन या लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन is the phenomena of combination of two light nucleus to form a heavy nucleus. Heavy nucleus having mass less than that of the sum of mass of two light nucleus. Mass of two
light nucleus which combine to form which combine to form heavy nucleus, heavy nucleus. दिस मास डिफेक्ट बट मतलब क्या हुआ, दो दो जो है लाइट न्यूक्लियस मिला और बड़ा न्यूक्लियस बनाया, लेकिन दोनों लाइट न्यूक्लियस का अगर मास को जोड़ेंगे और बड़े न्यूक्लियस का मास को देखेंगे तो लाइट न्यूक्लियस का मास का सम जो होगा वो बड़े न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा। क्यों होगा, कुछ एनर्जी या कुछ मास क्या हो गया होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। जितना मास घट गया हो गया, डिसअपियर हो गया, कहां गया, एनर्जी बन गया, तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो क्या कहेंगे, दिस मास डिफेक्ट, दिस मास डिफेक्ट in the fusion process converted into energy। बात समझ आ गई। चलिए, क्या कहा हमने, दो छोटे न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये क्या है, द फेनोमेना ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉलर न्यूक्लियस टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट होता है, कुछ मास खो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो बन जाता है एनर्जी। बात समझ आ गई। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे बनता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, 10 to the power 7, 10 to the power 8 केल्विन की टेम्परेचर पे फ्यूजन होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। कहेंगे, यहां पे लिख देते हैं, फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन takes place at 10 to the power 7 at approximately around 10 to the power 7 Kelvin temperature at high temperature। okay, hence it is also called, hence it is also called क्या लिखेंगे, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहते हैं फ्यूजन को, क्योंकि फ्यूजन हाई टेम्परेचर पे होता है, 10 to the power 7 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा टेम्परेचर है, तो 10 to the power 7 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉम्ब क्योंकि इसी बेसिस पे वर्क करता है, इसीलिए उसको कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब को। बात समझ आ गया। तो यहां पे हम कहेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, इसमें लिखेंगे, अगर एक ड्यूटेरियम H12 और H12 हाइड्रोजन आइसोटोप्स अगर रिकम्बाइन करेगा, मतलब फ्यूजन रिएक्शन करेगा, तो बनेगा क्या, कहेंगे हीलियम बनेगा। हीलियम का 4 होता है, ये 3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो होता है ये क्या है, ये है न्यूक्लियर, ये N है, न्यूट्रॉन है। ओके, न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। कैसे पता चला फ्यूजन है ये, तो देखो ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। इससे जो बना, क्या बना, हीलियम। हाइड्रोजन से बड़ा न्यूक्लियस है हीलियम का। बात समझ आ गई क्या। तो देखेंगे इस सभी रिएक्शन में प्रोटॉन्स,
न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स सभी कंजर्व होते हैं, एनर्जी, मास सभी कंजर्व होते हैं, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होते हैं। बात समझ आ गई क्या? तो यहां पे देखेंगे अगर, तो ये देखो 224, 314, 112 एंड 2, ये सारे एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, बराबर कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। तो हाइड्रोजन यहां पे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजन में और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और फ्यूजन में कम एनर्जी रिलीज होता है। फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, 10⁷, 10⁸ केल्विन टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। चलिए, ये बात समझ आ गई, तो इसको पॉज करके लिख लेना है, समझ लेना है। ओके, कंप्लीट वीडियो देखना है। आप अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। थोड़ा सा अगर देख लिया फिर अगर ऐसे बढ़ रहे हैं तो वहां पे चीजें पता नहीं चलता है। ठीक है, सो पैसेंस रखना है और पूरा वीडियोस को देखना है शुरू से लास्ट तक, बिल्कुल आपको मजा आएगा इसको देख करके। ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप स्टार्ट से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा फिजिक्स। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट कम टू द कुछ पॉइंट्स इसमें लिखते हैं हम, देखते हैं क्या कहेंगे। एटम बॉम्ब is working on the principle of nuclear fusion reaction। मतलब कैसा, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, राइट। एंड यहां पे स्टार मार्क करके लिख देते हैं, एंड हाइड्रोजन बॉम्ब is working on the principle of nuclear fusion reaction, राइट। लिखेंगे hence hydrogen bomb is more dangerous than that of atom bomb, राइट। एक और पॉइंट लिख देंगे, in nuclear fusion reaction, in nuclear fission reaction 0.09% of total mass of nucleus participates in the reaction, participate in the reaction converted into energy, but in the nuclear fusion reaction, nuclear fusion reaction 0.66% of total mass of nucleus participates in the fusion reaction
converted into energy. Hence, the energy released in fusion process is very large than that of the energy released in fission रिएक्शन। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फ्यूजन और फ्यूजन को हमने, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन को हमने कवर किया। हमने ये बताया कि कौन से फिजन में या फ्यूजन में कितना एनर्जी रिलीज होता है, किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है, इन सभी बातों को हम यहां से समझ सकते हैं। वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब, इसमें से कौन ज्यादा खतरनाक होता है और क्यों होता है, इन सभी बातों पर डिस्कस किया। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी तरह के सजेशन हो, जस्ट